हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल कुलदेव एजुकेशन में। आज आप लोग को हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो आज आप लोग को पहले हम बताते हैं साइंस। आपका जो साइंस है ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। बताते हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करेंगे। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, ये आज आप लोग को पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज करेंगे अपना लोग प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? सबसे पहले अपना लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। क्या जानेंगे अपना लोग? प्रकाश क्या होता है। तो बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं कि प्रकाश के माध्यम से क्या होता है, हम किसी भी वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश तो एक ऊर्जा का रूप होता है जिसके माध्यम से क्या होता है, हम किसी भी वस्तुओं को देख सकते हैं। यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तुओं को देख नहीं सकते। तो प्रकाश बोल सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश जो होता है, प्रकाश की सहायता से हम देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो किसी भी वस्तु को हम देख नहीं पाएंगे। तो प्रकाश क्या हो गया? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख सकते हैं, या बोल सकते हैं या कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है। प्रकाश जो होता है एक प्रकार की ऊर्जा होता है जिसकी सहायता से क्या होता है कि किसी भी वस्तुओं को हम देख सकते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं। यहाँ तक तो आगे है अगला टॉपिक है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या होता है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या होता है प्रकाश स्रोत? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे क्या हो गया? जैसे सूर्य, तारे, बिजली का जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लैंप इत्यादि। ये सब क्या हो गया? प्रकाश स्रोत। क्योंकि इस सब से क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है, यानी प्रकाश निकलता है। आगे है प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो वही वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे क्या हो गया? सूर्य, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि। कहने का मतलब क्या हुआ? ये जब सूर्य हुआ, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलती मोमबत्ती जो हुआ, ये सब क्या करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है। तो इसीलिए इस वस्तु को क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। और प्रदीप्त वस्तु क्या होते हैं? वही वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, वही वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। जैसे क्या हुआ? टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधा, ये सब क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। जैसे कि हम ले लिए, जिससे भी हम लिख रहे हैं, ये क्या प्रदीप्त होगा कि अप्रदीप्त? तो वो प्रदीप्त वस्तु हो जाएगी, क्योंकि ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो ये क्या हो जाएगा? वो प्रदीप्त वस्तु। अब होता है कि आगे है कि प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या होता है? प्रकाश की जो किरण होता है कि एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। जो प्रकाश जो होता है, नोट पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा कि नोट में, कि प्रकाश वो सीधी रेखा में गमन करती है। ये नोट पॉइंट। तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को ही क्या बोला जाता है? प्रकाश की किरण बोलते। प्रकाश की किरण बोलते। अब अगला हेडिंग है प्रकाश का किरण पुंज। किरण पुंज क्या होता है? तो किरण पुंज उसे बोलेंगे जैसे कि किरणों का जो समूह होता है उसे ही बोला जाता है किरण पुंज। किरण का जैसे कि मान लीजिए प्रकाश जो होता है, प्रकाश मान लीजिए इस सूर्य, मान लीजिए इस सूर्य, इससे जो किरण निकलेगी, किरण बहुत सारी किरण निकलेगी इस टाइप का। तो इस सब किरण का जो समूह होगा, इस सब जो किरण का समूह होता है, ये किरण का समूह यही कहलाता है किरण पुंज। क्या बोलेंगे इसको? किरण पुंज बोलेंगे। किरणों के समूह को क्या बोला जाता है? किरण पुंज बोला जाता है। आगे है कि प्रकाश के किरण पुंज जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। किरण पुंज जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 में है अपसारी किरण पुंज, नंबर 2 में समांतर किरण पुंज, नंबर 3 में अभिसारी किरण पुंज। अब आप लोग समझेंगे कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है, समांतर किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। ये तो हो गया होगा क्लियर कि किरणों का जो समूह होता है, किरण का जो समूह होता है उसे बोला जाता है किरण पुंज बोला जाता है। और किरण पुंज जो होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 1 में अभिसारी किरण पुंज, नंबर 2 में अपसारी किरण पुंज, नंबर 3 में समांतर किरण पुंज। अब अपना लोग जानेंगे अपसारी किरण पुंज क्या होता है। ये जो अपसारी किरण पुंज होता है क्या होता है? अपसारी किरण पुंज क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि क्या हुआ? जैसे कि मान लीजिए कि एक बिंदु है, इससे मान लीजिए कि किरण क्या हुआ? एक बिंदु से निकलकर फैलते हुए चला जाएगा, तो उसे ही क्या बोलेंगे? अपसारी। अप का मतलब होता है फैलना, अब का मतलब फैलना। तो जो किरण पुंज यानी कि एक बिंदु से निकलेगा, इसके मान लीजिए कि एक बिंदु फिक्स है, अब इस बिंदु से मान लीजिए अनेक सारी किरण निकल रही है, तो इसे ही क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। इसे क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज।
अब होता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसमें क्या हुआ, जो प्रकाश की किरण जो होगा वह मुख्य रूप से जो होगा वो समांतर होगा। समांतर कहने का मतलब क्या होता है कि कभी भी ये किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम क्या बोलेंगे, तो समांतर किरण पुंज बोलेंगे, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये भी बोल सकते हैं कि वैसा प्रकाश की किरण जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। या दूसरी परिभाषा इसका बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहा जाता है। आगे है अभिसारी किरण पुंज। तो अपना लोग समझ गए अपसारी किरण पुंज क्या होता है और समांतर किरण पुंज क्या होता है। तो अब समझेंगे अपना लोग अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। तो अभिसारी किरण पुंज कहता है कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर क्या होता है, एक बिंदु पर आकर मिलती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि प्रकाश की किरण आते गए, मान लीजिए इधर से भी गए, इधर से भी जाएगा, यानी कहीं से भी जाएगा, जो क्या होगा वो एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। तो जब एक ही बिंदु पर आकर मिलती है तो इस किरण पुंज को बोला जाता है अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। तो फिर से हम बोलते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो अपना लोग समझ गए। पहले इससे पहले हम समझे कि किरण पुंज क्या होता है। तो जो प्रकाश की किरणों का जो समूह होता है उसे किरण पुंज कहा जाता है। और अपना लोग समझे कि किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज होता है। अपसारी का मतलब क्या होता है कि एक बिंदु से निकल कर वह फैलती हुई चली जाती है तो उस किरण पुंज को कहते हैं अपसारी। अभिसारी किरण पुंज का मतलब हुआ कि जब एक बिंदु पर आकर सभी किरणें मिलती है तो उसे अभिसारी। और जब प्रकाश की किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, अर्थात जब वह एक दूसरे के समांतर होगी तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो आज इससे आगे बढ़ते हैं। आगे है पारदर्शी पदार्थ। आगे क्या है, पारदर्शी पदार्थ। आप समझेंगे कि पारदर्शी जो पदार्थ होता है, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है ये अपना लोग समझेंगे। पारदर्शी पदार्थ जो होता है वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, पानी, हवा आदि। क्या होता है, प्रकाश की जो किरण होता है, प्रकाश की किरण क्या होता है, एक कांच, पानी, हवा में आसानी से पार कर जाता है। इसीलिए कांच, पानी, हवा इत्यादि इससे क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। पारदर्शी पदार्थ क्या बोलेंगे कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आसानी से आर पार हो जाती है तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या हो गया, कांच, पानी, हवा इत्यादि। अब एक होता है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ किसे कहेंगे, तो वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते। जैसे कि क्या हुआ, घिसा हुआ कांच। जैसे कि घिसा हुआ जो कांच रहेगा उसमें जो प्रकाश की किरण आर पार होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना अगर मान लीजिए कि कोई अच्छा अगर कांच है, अच्छा कांच में प्रकाश की किरण बहुत अच्छे से क्या होगा, आर पार होगा। लेकिन घिसा हुआ कांच में प्रकाश की किरण उतना आर पार नहीं होगा। तो ये सब पदार्थ क्या बोलेंगे, पारभासी। जैसे कि तेल लगा कागज हुआ, रक्त, दूध, चर्म, आंख की पलक, ये सब कौन सा पदार्थ हो जाएगा, पारभासी पदार्थ। आप लोग को एग्जाम में जो पूछा जाएगा क्वेश्चन कुछ इस टाइप, जैसे कि दे देगा कि घिसा हुआ कांच पदार्थ है, 4 ऑप्शन दे देगा। जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि घिसा हुआ कांच होता है, दे देगा पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, कि वो पारदर्शी पदार्थ कि इनमें से कोई नहीं। तो घिसा हुआ जो कांच होता है, तेल लगा हुआ कागज, रक्त, दूध, चर्म, आंख की पलक, ये सब जो होता है ये सब पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। ये याद रख। आगे बढ़ते हैं लोग। आगे है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है अपने लोग समझते हैं। अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे कि वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे क्या हुआ, लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतला,
पेंट, धातु की प्लेट आदि, ये सब क्या हो गया, ये सब हो जाएगा अपारदर्शी पदार्थ। इससे क्या होता है, प्रकाश जो होता है आर पार नहीं हो। जैसे कि टेबल, बोलेंगे कि टेबल पारदर्शी है कि अपारदर्शी, तो ये जो टेबल जो हो जाएगा, टेबल ये हो जाएगा अपारदर्शी पदार्थ, ये हो जाएगा अपारदर्शी पदार्थ, यानी कि जिससे होकर प्रकाश की किरण आसानी से आर पार नहीं होती है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हमें लगी लोहा पत्थर इत्यादि। अब आगे जो अपना लोग का जो टॉपिक का जो नाम था, चैप्टर का नाम प्रकाश का परावर्तन होता है। उस समय से अपन लोग प्रकाश के बारे में जाने कि प्रकाश क्या होता है, किरण क्या होता है, ये सब जाने थे। अब अपना लोग का जो चैप्टर का जो नाम है प्रकाश का परावर्तन। अब अपना लोग जानेंगे आप प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। का परावर्तन किसे कहते हैं समझे। प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर और लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए सूर्य, मान लो कि एक परावर्तक सतह, मान लीजिए एक क्या हो गया, एक परावर्तक सतह। जैसे कि सूर्य के से जब किरण निकलेगी परावर्तक सतह से टकराती है, तो परावर्तक सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाए। तो इस घटना को ही क्या बोल लेते हैं, इस घटना को ही बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। या दूसरी उसका परिभाषा, दूसरा परिभाषा इसका बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका अगर दूसरा परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि होता क्या, जैसे कि मान लीजिए कि एक सूट, इस सूट से मान लो कि प्रकाश की किरण निकलती है। मान लीजिए कि एक नीचे परावर्तक सतह, एक परावर्तक सतह, इससे जब प्रकाश की किरण आएगी, इससे टकराएगी, तो पुनः क्या होगा, उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, इस घटना को ही बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती हुई परावर्तक सतह से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब आगे है अपना लोग का किरण आरेख। क्या होता है किरण आरेख, तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या बोला जाता है, किरण आरेख कहा जाता है। किरण आरेख किसे कहेंगे, प्रकाश की किरणों का पथ का मतलब होता है रास्ता, पथ का मतलब क्या होता है, पथ का मतलब रास्ता को दर्शाने वाले चित्रों को क्या बोला जाता है, किरण आरेख बोलते हैं। समझते अपना लोग आपतित किरण क्या होता है और परावर्तित किरण क्या होता है। आपतित किरण किसे कहते हैं, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या बोला जाता है, आपतित किरण बोलेंगे। परावर्तित किरण कि जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को क्या बोला जाता है, परावर्तित किरण कहते हैं। एक होता है आपतित, एक होता है परावर्तित किरण। आपतित किरण बोलेंगे कि जो किरण आती है उसे आपतित किरण, जो किरण चली गई उसे परावर्तित किरण। समझो क्या होता है आपतित किरण, क्या परावर्तित किरण, समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह, इसे बोलते हैं परावर्तक सतह। अब आप लोग सोचते होंगे कि परावर्तक सतह क्या होता है। परावर्तक सतह उसे कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण जो आती है उसे उसी माध्यम में जब भेज देती है, क्या करती है, उसी माध्यम में उसे भेज देती है, तो इस प्रकार की सतह को बोलते हैं परावर्तक सतह। तो जैसे कि परावर्तक सतह, अब मान लीजिए कि कोई किरण इस पर आए, ये किरण है, तो आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। तो एक किरण आती है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे आपतित किरण। ये हो गया आपतित किरण। और जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। और तीसरा पॉइंट, आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है, आपतित किरण जो होता है जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या बोलेंगे अपना लोग, आपतन इस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु।
आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर मिलती है उस बिंदु को ही क्या बोला जाता है? आपतन बिंदु कहते हैं। और जो किरण आती है उसे कौन सा किरण बोलते हैं? आपतित किरण। जो किरण चली जाती है उसे परावर्तित किरण, ये बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु को क्या बोलेंगे? तो आपतन बिंदु बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु किसे बोलेंगे? तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है तो उसे ही क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। अभी आप लोग को पीछे बताए थे कि ये भी बोल सकते हैं कि जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को ही क्या बोला जाता है? आपतन बिंदु। अब एक होता है अभिलंब। अभिलंब क्या होता है कि किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हुआ, इसको क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। अब आपतित किरण इस है, इस बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। इस किरण को जैसे चली जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे? आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण और जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। और इस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन। और आपतन बिंदु पर ये जो लंब होता है इसी को बोला जाता है अभिलंब बोलते हैं। तो समझ में आ गया आपका कि किसी सतह पर, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं, उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। अब इसी में आता है आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होता है ये समझेंगे आप। जैसे कि मान लीजिए एक हो गया अपना लोग का परावर्तक सतह। मान लीजिए कि इस पर एक किरण आती है, इससे बोलते हैं आपतित किरण, और जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और इस पर एक क्या होता है? लंब होता है। उस लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब, आपतित किरण। और जो किरण चली जाती है उससे बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर आके मिलते हैं उस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या बोला जाता है? ये हो गया अभिलंब। इसमें अपना लोग दो पॉइंट समझेंगे। एक है आपतन कोण, एक होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, ये अपना लोग समझें। आपतन कोण लिखा हुआ, आपतन परावर्तन कोण किसे कहेंगे? तो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण को कोण R द्वारा सूचित किया जाता है, कोण R द्वारा सूचित किया जाता है। और एक होता है आपतन कोण। आपतन कोण आप लोग को बता देते हैं कि जो आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण, आपतन कोण आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण कहते हैं। एक बार फिर हम आप लोग को बता देते हैं कि आपतन कोण क्या होता है। परावर्तन, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को कोण I द्वारा सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को कोण R द्वारा सूचित किया जाता है। अब अपन लोग समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। जो प्रकाश का जो परावर्तन हम लोग जो डिफिनेशन पढ़े थे पीछे में, और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आई है, बहुत भी आई है। आप लोग से पूछा जाए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है और उसके नियमों को लिखे, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर एक में आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा है नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब कि कोण I बराबर हो जाएगा कोण R। कोण I का मतलब अभी आप लोग को बताया कि कोण I जो होता है वह आपतन कोण कहलाता है, कोण R जो होता है वह परावर्तन कोण कहलाता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर एक कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। अब अपना हम लोग का जो आगे का टॉपिक है वो है प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं इमेज। प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इमेज। इमेज क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए इमेज जो होता है, जैसे कि अपना लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए दर्पण में अपना क्या करते हैं? चेहरा देखते हैं। दर्पण में क्या करते हैं अपना लोग? चेहरा। दर्पण का मतलब होता है आईना। आईना में जो अपना लोग चेहरा देखते हैं उसमें क्या होता है, जो अपना जो इमेज जो पीछे बनता है,
जो अपना जो चित्र बना पीछे, उसी को बोला जाता है प्रतिबिंब, जिसको बोला जाता है इमेज। जो हमारे दर्पण के जो पीछे जो बनता है उसे ही क्या बोला जाता है, इमेज बोला जाता है, प्रतिबिंब बोला जाता है। तो क्या है प्रतिबिंब की परिभाषा अपना लोग कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि क्या होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण प्रकाश के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को ही क्या बोला जाता है, उस बिंदु स्रोत को ही प्रतिबिंब कहते हैं। अब जो प्रतिबिंब जो होता है ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का इंग्लिश हो गया रियल इमेज, और एक होता है आभासी प्रतिबिंब, जिसे बोलना जाता है वर्चुअल इमेज बोल सकते हैं या इमेजिनरी इमेज बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो आप समझते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब जो होता है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज, और आभासी प्रतिबिंब को कहते हैं वर्चुअल इमेज या इमेजिनरी इमेज बोलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है ये समझते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उस बिंदु को क्या बोला जाता है, उस बिंदु स्रोत को वास्तविक। यानी कि जो बिंदु जो मिलेगा वास्तव में मिलेगा, जब वास्तव में मिलती है तो उसे ही क्या बोला जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। जब आभासी मिलेगा तो उसे आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। आभासी प्रतिबिंब का डेफिनेशन क्या है, देखो, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होते हैं, यानी कि हम लोग को खाली आभास होगा कि आ रही है, तो इसे प्रतिबिंब को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आप लोग समझ गए, क्या समझे कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब जो होता है किसी भी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को ही बोलते हैं प्रतिबिंब। फिर क्या समझे अपना लोग कि प्रतिबिंब जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का इंग्लिश होता है रियल इमेज, और आभासी प्रतिबिंब का होता है वर्चुअल इमेज बोले या इमेजिनरी इमेज होता है। अब परीक्षा में जो पूछा जाता है अपना लोग, ये बहुत ही वीवीआई आप लोग को जो एग्जामिनेशन में जो पूछा जाएगा बोल रहेगा क्वेश्चन कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले अपना लोग लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। नंबर एक में लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या होता है, वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता। यानी कि क्या हो कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है, जबकि आभासी जो प्रतिबिंब होता है इसमें जो वस्तु होता है वो सीधा होता है। दूसरा पॉइंट समझ गए आप लोग कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो बोल सकते हैं कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। नंबर एक में वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। नंबर दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। दर्पण क्या होता है ये लोग अपना लोग समझेंगे। दर्पण आगे देखिए, दर्पण जो होता है एक प्रकार का आईना भी आप लोग बोल सकते हैं कि दर्पण जो होता है वह एक प्रकार का आईना होता है। दर्पण या आईना एक प्रकार का प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। जो दर्पण जो होता है, दर्पण यह भी बोल सकते हैं कि वैसा परावर्तन जहाँ प्रकाश का परावर्तन संभव होता है उसे ही बोला जाता है दर्पण। या दर्पण या आईना एक प्रकार का क्या होता है, प्रकाशीय युक्ति होता है, जहाँ क्या होता है कि प्रकाश का जो परावर्तन, अपन लोग पीछे में पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर क्या करती है, ये काम करती है। अब अपना लोग समझते हैं कि प्रकाश का जो परावर्तन का इस सिद्धांत पर तो काम करते हैं दर्पण। आप समझते हैं कि दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के, दर्पण जो होता है वो मुख्य रूप से बोल सकते हैं कि दो ही प्रकार का, लेकिन अगर बोलचाल की भाषा इससे बोलेंगे तो दर्पण मुख्यतः तीन प्रकार का। अब तीन प्रकार का कैसे होता है, मुख्य रूप से ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक में होता है गोलीय दर्पण, नंबर दो में होता है समतल दर्पण। अब जो गोलीय दर्पण जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक हो जाता है उत्तल दर्पण, एक हो जाता है अवतल दर्पण।
दर्पण जो होता है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण जो होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है गोलीय दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। इस पर लिखा गया है कि दर्पण जो होता है मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है समतल दर्पण, एक उत्तल और अवतल। ये जो समतल और जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है, ये किसका भाग हो जाता है? तो ये हो गया गोलीय दर्पण का। पूछेंगे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। अब अपना लोग समझते हैं कि दर्पण, अब समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में क्या होता है, ये समझते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है समझते हैं। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है गोलीय होता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह जो होता है किसी खोखले गोलेकाय के भाग के गोला। अब इस जो गोला होता है अभी बताया था आप लोग के, जो गोलम जो होता है ये दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। इसमें एक समतल दर्पण बन जाता है, एक अवतल दर्पण बनता है और एक उत्तल दर्पण। इस प्रकार का होता है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण जो होता है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट में। इस पार्ट को बोलते हैं अवतल दर्पण और इस पार्ट को बोलते हैं उत्तल दर्पण। समझ में आ गया होगा आप लोग को कि जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है? वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल। अब अपना लोग समझें कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है, ये लोग अपना लोग होते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। कौन सा? तो एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। अब समझते हैं अपना लोग कि उत्तल दर्पण क्या होता है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण। देखिए, ऊ से उत्तल और ऊ से उभरा, आप लोग कुछ समझ सकते हैं। इसका अगर याद नहीं रहेगा आप लोग को तो बोल सकते हैं ऊ से क्या हो गया उत्तल, तो ऊ से उभरा। वैसा दर्पण जो उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे उत्तल दर्पण का जो उत्तल चित्र कुछ इस प्रकार का होता है। इसकी जो परावर्तक सतह होता है उभरा रहता है। ये देखो, ये क्या हो गया? उभरा रहता है। तो इसे क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। तो वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की तरफ दबा रहता है, जिसकी जो परावर्तक सतह हो अंदर की ओर दबा रहता है उसे क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है कुछ इस प्रकार होता है। इसे क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। यानी कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरा हो उत्तल दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक सतह दबा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण का जो फिगर बनता है कुछ इस प्रकार का, इससे बोलेंगे उत्तल दर्पण। और जिसकी परावर्तक सतह दबा रहता है उसे बोलेंगे अवतल दर्पण। इसके जो परावर्तक सतह दबा है, इसका परावर्तक सतह उठाओ, इसलिए इसे बोलेंगे उत्तल। इसका जो धसा हुआ इसे बोलेंगे अवतल दर्पण। आप लोग का क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। आगे है कि गोलीय दर्पण जो होता है वो प्रायः कांच के एक टुकड़े को रचित करके बनाया जाता है जो एक खोखले गोले का भाग होता है। यानी कि जो गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण भी आप लोग को बताया, जो गोलीय दर्पण जो होता है वह किसी खोखले गोले का क्या हो जाता है? किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ये क्या होता है? किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। इसमें ये दो पार्ट में, ये जो होता है ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है? दो पार्ट। ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है? तो दो पार्ट में। ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस भाग को बोला जाता है अवतल दर्पण, इस भाग को बोला जाता है उत्तल दर्पण। तो कांच के इस टुकड़े की बाहरी सतह से रचित करने पर अवतल दर्पण बनता है, जबकि टुकड़े को भीतरी सतह से करने पर किस दर्पण का निर्माण होता है? उत्तल दर्पण बनता है। आप लोग को बताएं ये जो हो गया, इस दर्पण को क्या बोलेंगे? इस दर्पण को बोलेंगे अवतल दर्पण, इस दर्पण को बोलेंगे उत्तल उत्तल दर्पण, और उस भाग को बोलेंगे अवतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण में मुख्य रूप से बहुत से पॉइंट होते हैं। होता है ध्रुव, पहला पॉइंट ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण के इस मध्य बिंदु को क्या बोला जाता है? दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ही क्या बोला जाता है? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को P द्वारा सूचित किया जाता है। ध्रुव को किस द्वारा सूचित किया जाता है? तो ध्रुव को P द्वारा सूचित किया जाता है। आगे है वक्रता केंद्र।
गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं और वक्ता केंद्र को बिंदु C द्वारा सूचित किया जाता है। अब आगे है वक्ता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहते हैं। उस दर्पण की त्रिज्या को क्या बोलेंगे? दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहते हैं। अब होता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। एक होता है प्रधान अक्ष बोलो या मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे क्या होता है इससे समझिए। एक हो जाता है अवतल, एक हो जाता है उत्तल। इसमें जो मध्य बिंदु जो होता है इसको बोला जाता है ध्रुव। अब ये जो सीपी यानी कि वक्ता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली जो रेखा सीपी रेखा, इसी को बोला जाता है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोले। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से, देखिए ध्रुव से वक्ता केंद्र को मिलाने वाले, ध्रुव से यानी ध्रुव का मतलब P, ध्रुव को P द्वारा और वक्ता केंद्र को C द्वारा सूचिए। ये ध्रुव और ये भी बोल सकते हैं कि P और C रेखा को मिलाने वाले, P और C को मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जाता है? प्रधान अक्ष बोलेंगे या मुख्य अक्ष बोलेंगे। अब एक होता है समतल दर्पण, अपन लोग पढ़ लिए। अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। अब एक होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहेंगे? समतल दर्पण का परिभाषा बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल। आप लोग इधर नोट कर लीजिएगा। क्या बोलेंगे कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो, यानी कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह कैसा हो? समतल होगा, तो उस दर्पण को क्या बोलेंगे? समतल दर्पण कहते हैं। ये हो गया। अब अपना लोग समझते हैं कि समतल दर्पण जो होता है इसमें प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि क्या होता है, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, इसमें भी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, वो आगे आप लोग को बताएंगे। पहले अपना लोग समझते हैं कि समतल दर्पण का जो अपना आपके जो घर में जो आईना जो लगा रहता है वो समतल दर्पण का। अब समतल दर्पण जो होता है समतल दर्पण, अब समतल दर्पण में क्या होता है? इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब इस प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्या कैसे रहता है प्रतिबिंब की क्या विशेषता होती है समतल दर्पण में, इस पर अपना लोग बात करें। सबसे पहला, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। अपना लोग क्या होते हैं? आगे रहते हैं। जो अपना लोग का जो इमेज जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। और दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। कहने का मतलब क्या हो, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में अगर शीशा लगा हुआ यानी दर्पण लगा हुआ समतल दर्पण, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी हाइट अगर 5 फीट, तो दर्पण के जो पीछे जो इमेज बनेगा वो भी क्या होगा? 5 फीट का ही होगा। ये नहीं है कि 5 फीट से 6 फीट हो जाए, ऐसा बात नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के क्या होता है? बराबर होता है। जितनी आकार के दर्पण के हम आगे रहेंगे उतना ही हमारा जो इमेज जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। अगर 5 फीट के तो 5 फीट ही बनेगा, 6 फीट नहीं बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा बनता है। कैसा दर्पण बनता है, प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में? तो बोल सकते हैं कि समतल दर्पण जो होता है उसमें जो प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनता है। और प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब जो होता है पार्श्विक रूप से उल्टा। इसमें इसका जो समतल दर्पण का मुख्य रूप से आप लोग 12th क्लास में जब जाएंगे तो वहाँ एक चैप्टर है ऑप्टिक्स में मुख्य रूप से वहाँ इस समतल दर्पण के बारे में पार्श्विक रूप से क्या होता है ये सब वहाँ। और प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे अर्थात सामने रहता है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का मान लीजिए दर्पण है, समतल दर्पण। अगर मान लीजिए कि आप दर्पण अगर मान लीजिए कि आप मान लीजिए इस दर्पण से आपकी दूरी है 10 मीटर, इस दर्पण से आपकी दूरी कितनी है? 10 मीटर। तो जो इस दर्पण का जो आपका जो इमेज बनेगा उधर, तो उस इमेज में भी आपका मान लीजिए इमेज इधर बना, तो इस इमेज का भी दूरी कितना रहेगा? 10 मीटर रहेगा। इसलिए बोला जाता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे अर्थात सामने। हम ये जो दर्पण के सामने है 10 मीटर की दूरी पर जो ऐसे खड़े रहते हैं, तो मेरा जो प्रतिबिंब जो बनेगा उसमें वो क्या बनेगा? 10 मीटर पीछे ही बनेगा। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, अब अपना लोग समझेंगे फोकस किससे कहते हैं। एक होता है अवतल दर्पण का फोकस, एक होता है उत्तल दर्पण का फोकस। ये एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई है।
अब समझते हैं अवतल दर्पण का फोकस। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। उस बिंदु को क्या बोलते हैं? उसी बिंदु को बोलते हैं दर्पण, अवतल दर्पण का फोकस। या ये भी बोल सकते हैं अवतल दर्पण का फोकस, इसकी दूसरी परिभाषा आप लोग बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण दिखती, समझते हैं आप लोग। जैसे कि मान लीजिए एक अवतल दर्पण हो गया। अब अवतल दर्पण जो होता है, अब मान लीजिए इसमें एक होता है, इसको क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। एक बिंदु होता है इसमें P और एक होता है बिंदु C। P और C को मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जाता है? प्रधान अक्ष बोलते हैं। और ये जो क्या दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, उसको ध्रुव बोला जाता है। अब अपना लोग समझ कहता है कि जब प्रकाश, अपना लोग दूसरे, जब प्रकाश की किरण मान लीजिए कि इस जगह सूर्य है, इससे मान लीजिए कि प्रकाश की किरण वह प्रधान अक्ष के समांतर जाती है। प्रधान अक्ष के समांतर गई। जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, मान लीजिए इस बिंदु से होकर गुजरे, तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे? फोकस। और फोकस को F द्वारा सूचित किया जाता है। F द्वारा सूचित किया जाता है। तो बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर चलती हुई दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को क्या बोला जाता है? फोकस कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो आगे बढ़ते हैं। अब है आगे उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण में किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। यानी कि इसमें जो होगा, इसका ये उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वह आभासी होता है। P, ये हो जाएगा C। इसमें प्रधान अक्ष के समांतर, इसमें परावर्तन के बाद किरण क्या होगा? इधर चला, लेकिन इसकी आभासी जो होगा पीछे की, इस बिंदु को बोलेंगे उत्तल दर्पण का फोकस बोलते हैं। अब तुम लोग का है फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो फोकस F से दर्पण के ध्रुव और ध्रुव P की दूरी को बोला जाता है दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? समझ, जैसे कि एक दर्पण हो गया अवतल दर्पण, इसमें पहला बिंदु P, F, C, तो P और F के बीच का जो दूरी होता है वही फोकस दूरी कहलाता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है F बराबर R/2 का संबंध होता है। ये जो आप लोग को हम सिद्ध करके अगली क्लास में आप लोग को सिद्ध करके बताएंगे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उसकी वक्रता त्रिज्या अभी आप लोग को बताया कि F बराबर R/2, ये वक्रता त्रिज्या का क्या हो गया? आधी होती है। अब आगे है कि अवतल दर्पण का मुख्य उपयोग निम्नलिखित। अवतल दर्पण का उपयोग बहुत ही VVI है। अवतल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं उसका। अवतल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित जगह करते हैं। नंबर 1 में अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण यानी दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 2 में टॉर्च, वाहनों की हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक के रूप में किया जाता है। नंबर 3 में रोगियों के नाक, कान, गले, दांत इत्यादि की जांच करने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नंबर 4 में सौर भट्टी में सूर्य से आती ऊर्जा को बड़े बड़े अवतल दर्पणों द्वारा छोटी छोटी जगहों पर केंद्रित किया जाता है। ये सब क्या था? अवतल दर्पण उपयोग। आप लोग को जो एग्जामिनेशन पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखे, तो अपना लोग लिख सकते हैं अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित जगह करते हैं। नंबर 1 में अवतल दर्पण का उपयोग हजामती का मतलब क्या होता है? जो जहाँ दाढ़ी जो बनाया जाता है, दाढ़ी, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। टॉर्च, वाहनों, हेडलाइटों में क्या किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर रोगियों के जो नाक, कान, जो गला जो चेक करते हैं, उसमें भी डॉक्टर जो होता है वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर भट्टी में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब आगे है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं ये अपना लोग जानते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग भी निम्नलिखित जगह करते हैं। नंबर 1 में उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि में साइड मिरर के रूप में, यानी कि क्या होता है, जो आप लोग का जो वाहन जो चलाते हैं, बाइक जैसे चलाते हैं, उसमें क्या होता है, साइड मिरर के रूप में क्या किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में क्यों किया जाता है? अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। ये अपना लोग याद रखो कि अब चिन्ह जो परिपाटी होता है, चिन्ह परिपाटी किसी वस्तु के प्रतिबिंब निर्धारण करने के लिए दूरियों की एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता हो, ताकि प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियों के बीच अंतर स्पष्ट किया जा सके। इसी निर्देशांक चिन्ह को चिन्ह परिपाटी कहते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या होता है? चिन्ह परिपाटी ये बताता है कि कौन सा दर्पण में कब किसका फोकल दूरी कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होता है। एक चिन्ह परिपाटी हमें बता दे। चिन्ह परिपाटी जैसे मान लीजिए आप लोग कभी बताए, जो दर्पण जो होता है, वो दर्पण जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक गोलीय दर्पण, एक समतल दर्पण। फिर आप लोग को बताया कि गोलीय दर्पण जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। अपना लोग जो पढ़ेंगे अब चिन्ह परिपाटी, तो दोनों दर्पण के लिए एक पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी और एक पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी और उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी का कहने का मतलब क्या हुआ? अवतल दर्पण में भी क्या होता है? अवतल दर्पण बनाते हैं इस प्रकार। अवतल दर्पण का पहला पॉइंट P, दूसरा F, C। P का मतलब क्या होता है? ध्रुव। F का मतलब फोकस, C का मतलब वक्ता केंद्र। अब अवतल दर्पण पर लोग जानेंगे कि कब अवतल दर्पण वक्ता केंद्र पॉजिटिव होता है, अवतल दर्पण में ये निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है। ये लोग अपना लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण में कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव, ये जानेंगे चिन्ह परिपाटी। समझ गए? अब आगे है आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। इसे m द्वारा सूचित किया जाता है और m बराबर होता है h'/h, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। और इसमें एक पॉइंट और होगा कि जब आवर्धन निगेटिव होगा, जब आवर्धन पॉजिटिव। अगर आवर्धन निगेटिव होगा तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब आवर्धन धनात्मक यानी पॉजिटिव होगा तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। दो पॉइंट था कि जब आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। जब प्रतिबिंब ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब जो बनेगा, जब आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब जो बनेगा वह वास्तविक और उल्टा बनेगा। और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे ही बोला जाता है आवर्धन। तो आज आप लोग का चैप्टर हो गया खत्म। आगे जो चैप्टर होगा आप लोग का प्रकाश का अपवर्तन। थैंक यू सर।